हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डीवी एक्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, डीवी एक्ट का मामला जब आपके ऊपर दर्ज होता है तो पत्नी ने आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए होते हैं। उसमें अलग अलग तरह की घटनाएं दिखाई होती हैं कि उसको किस किस प्रकार से आपने प्रताड़ित किया है। और जब आप हमसे बात करते हैं तो आपका कहना होता है सर इसके सारे एलिगेशंस गलत हैं, सारी चीजें झूठी हैं, इसमें शादी की डेट सही है, बस इसके अलावा बाकी सारा झूठ गलत लिखा हुआ है। तो यदि आपका मामला ऐसा है कि आपके ऊपर झूठे तथ्यों पर आधारित डीवी का केस फाइल हुआ है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, कई बार होता है कि जो झूठ लिखा होता है, फॉर एग्जांपल 20 पैराग्राफ्स हैं और आपके पास हर पैराग्राफ का एविडेंस है, तो कई बार लोग क्या करते हैं कि सर अपनी ईमेल आईडी दीजिए, हम लोग ईमेल आईडी देते हैं और वो सारे के सारे एविडेंस हमारे पास भेजते हैं। अब हम जब उनको मैच करने बैठते हैं तो पहले पॉइंट जो लड़की ने लिखा होता है उसका एविडेंस उनके पास होता है। फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा है हमारे 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए खर्च हुए थे, शादी पे सारा पैसा हमने खर्च किया, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन लड़के के पास प्रॉपर एविडेंस होता है कि शादी में जितना खर्चा हुआ था वो सारा उसने ऑनलाइन पेमेंट किया था। और इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं, हर पॉइंट के रेफरेंस में उसके पास एविडेंस होते हैं। तो सारे एविडेंस हमें देता है कि सर ये देखिए मेरे पास सारे एविडेंस है, हमने देखे। अब आपका जो रिप्लाई डीवी केस में बनेगा उस रिप्लाई को हमें एक बैलेंस्ड वे में बनाना पड़ेगा। मींस सारे एविडेंस हम स्टार्टिंग में रिवील भी नहीं करेंगे और हाँ, कुछ चीजें हम कोर्ट को ऐसी बता भी देंगे कि कोर्ट को पता चल जाए कि हाँ भाई इसकी जो पिटीशन है वो झूठे असत्य तथ्यों पर आधारित है। क्योंकि अगर आप सभी चीजें पहले ही रख दोगे सामने, सारे एविडेंस पहले ही सामने रख दोगे, तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम क्या आएगी कि लड़की को चीफ देना होता है, यानी कि अपना एविडेंस देना होता है, तो वहां पे वो उन चीजों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज है कि चीफ के बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगी वहां पे वो सतर्क होकर हर चीज का जवाब देगी, सोच समझ के जवाब देगी, तो ये मौका आपको उनको नहीं देना होता है। तो इसीलिए जो भी आपके पास एविडेंस होते हैं उनमें कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो हमको लगता है कि हाँ भाई इस चीज को हम स्टार्टिंग में दिखा देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम ये लिखते हैं कि भाई ऐसा है कि लड़के ने अपनी स्टेटमेंट बोली, इसके रिगार्डिंग उसके पास सफिशिएंट प्रूफ है, आवश्यकता पड़ने पर वो कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करके उस चीज को कवर अप कर लेते हैं, यानी सारी चीजें सारे पत्ते स्टार्टिंग में ओपन नहीं कर देने। तो ये एक डीवी एक्ट के रिप्लाई में आपको ध्यान रखना होता है। अब हम सेकंड चीज पे आ जाते हैं कि यदि हम रिप्लाई फाइल ना करके डीवी का डिस्चार्ज फाइल कर रहे हैं या डीवी एक्ट के अंतर्गत डिसमिसल पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी लड़का क्या करता है, अपनी पूरी स्टोरी लाइन अपने सारे एविडेंसेस हमको भेज देता है। लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे आपकी स्टोरी लाइन से हमको कोई मतलब नहीं, यहां पे आपके एविडेंसेस से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप ट्रायल चलाए बिना कोर्ट को ये कह रहे हैं कि हमारे नाम हटा दीजिए, रिस्पोंडेंट्स के नाम हटा दीजिए। तो जब ट्रायल चलना ही नहीं है तो आपके एविडेंस कहां इवैल्यूएट होंगे। अगर उस स्टेज पे यानी डिस्चार्ज पिटीशन के साथ हम वो सारे एविडेंस लगा देते हैं तो वो पिटीशन वैसे रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि डिस्चार्ज, डिसमिसल, क्वैशिंग ये सारी चीजें प्राइमा फेसिया होती हैं, यानी कि उन कंटेंट पर आधारित होती हैं कि कोर्ट देखे और कन्विंस हो जाए हाँ भाई बात तो सही है और नाम हटा दे। तो यानी कि डीवी डिस्चार्ज और डीवी डिसमिसल में हम आपकी पूरी की पूरी स्टोरी लाइन नहीं लिख सकते और ना ही हम आपके सारे के सारे एविडेंस उठा के रख सकते हैं। हम केवल वो एविडेंस उठा के रख सकते हैं जिनका प्राइमा फेसिया कोर्ट माने कि हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि केवल उदाहरण बता रहा हूं, ऐसी कुछ भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल लड़की ने बोला कि 19 जनवरी 2024 को मेरे साथ मारपीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया मेरे हस्बैंड ने, और उस दिन हस्बैंड कहीं और था, मान लेते हैं उसके ऑफिस से कोई मीटिंग थी और वो बैंगलोर गया हुआ था, उसके पास बैंगलोर का टिकट है, उसके पास उसने जो मीटिंग अटेंड करी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसकी सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, उसके पास उसकी लोकेशन है, यानी वो साबित कर सकता है कि वो उस पूरे दिन बैंगलोर में था जबकि वो घटना दिखा रही है। ये हुआ प्राइमा फेसी एविडेंस। यदि हम कोर्ट को ये एविडेंस अपने डिस्चार्ज के साथ लगाते हैं तो ये चलेंगे। लेकिन अगर वो मैट्रिमोनियल चोर से रिलेटेड जो आपके एविडेंस होते हैं, सर मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, इसने मुझे धमकी दी थी, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है डिस्चार्ज डिसमिसल वगैरह में। इट मीन्स अगर हम डिस्चार्ज पिटीशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं या डिसमिसल पिटीशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत टेक्निकली ड्राफ्ट होगी कि क्या पॉइंट आएगा क्या पॉइंट नहीं आएगा, और आपके एविडेंसेस कहीं पे भी कंसिडर नहीं होंगे। हाँ, कोई बिल्कुल शार्प प्राइमा फेसी एविडेंस आपके पास है, इसे कोर्ट को देखते लगे हाँ भाई बात ठीक है, तो उस चीज को हम वहां पर दे सकते हैं। तो ये क्लैरिटी आप अपने मन में बिठा लीजिए, क्योंकि अधिकतर लोगों का मैंने यही देखा कि उनके पास जो एविडेंस होते हैं वो उसके बेस पे सोचते हैं हमारा डीवी डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं, उसके बेस पे आप एक्विटल हो जाओगे केस से, लेकिन उसके लिए आपको पूरा ट्रायल 10 साल तक लड़ना पड़ेगा। तो ये चीज है, अगर आप डीवी डिस्चार्ज में जा रहे हो तो आपके ग्राउंड्स फिर अलग तरीके से होते हैं, अगर आप डीवी डिसमिसल में जा रहे हो तो भी अलग तरीके से होते हैं, इवन आप क्वेश्चनिंग में भी जा रहे हो वहां पे भी आपके ग्राउंड्स अलग तरीके के होते हैं, उस तरीके के नहीं होते जिस तरीके के आप सोचते हो, और उससे आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा। यदि आप अकॉर्डिंगली चलोगे, यानी जिस तरह से डिस्चार्ज और डिसमिसल में कोर्ट ऑब्जर्व करता है, केवल तब आपको उसमें रिलीफ मिल पाएगा। तो दोस्तों जो मैं समझाना चाह रहा था, उम्मीद करता हूं आप सबके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।